नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, भीख एक ऐसा शब्द जो इंसान को गाली लगता है, लेकिन सोचिए ये किसी ना किसी व्यक्ति का गुजर बसर होगा। ये उन लोगों का गुजर बसर होगा जो अपने घर परिवार या समय के प्रवाह में पिछड़ गए हैं। ये उन जनजातियों के लिए गुजर बसर का एक शब्द होगा जो समय के प्रवाह में इतना पीछे रह गए कि आगे बढ़ ही नहीं पाए। लेकिन यही शब्द किसी संपन्न व्यक्ति के लिए गाली प्रतीत होता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भीख मांगने से संबंधित कानूनी ढांचा तैयार किया है। यह क्या है और किस प्रकार से इस कानून को वर्णित करता है, उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। भारत में भीख मांगना मजबूरी या जुर्म, इसकी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आइए मिलकर देखते हैं इस कानून की प्रक्रिया को और किस प्रकार से इसको व्यवस्थित किया गया है। फिलहाल ये चर्चा में क्यों है, तो कुछ चीजें हैं। जैसे एमएस पैटर बनाम दिल्ली राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य द्वारा संचालित भिक्षावर्ती गृह न तो अर्धदंडात्मक सुविधाएं हैं और न ही विवेकाधीन दान के कार्य हैं। जो भिक्षावर्ती कुछ गृह बनाए गए हैं उनको आपराधिक संगत श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, वो अर्धदंडात्मक भी नहीं माने जाएंगे और ना ही विवेक दान के रूप में माने जाएंगे। ये एक गैर जिम्मेदाराना चीज है जो व्यक्ति को मेहनत नहीं करने देती, बिना मेहनत के खाने की आदत बना देती है। तो ये फैसला किया सरकार ने और एमएस पैटर बनाम दिल्ली, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत राज्य के कर्तव्य पर जोर दिया। अनुच्छेद 21 वही जो आपको जीने का अधिकार देता है, जो आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। उसके तहत सम्मान पूर्वक जीवन की रक्षा करें, यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किया गया कि संस्थाएं अधिकारों को बनाए रखें। यह बोला कि ये जो भिक्षावर्ती गृह हैं इनको आगाह किया जाता है कि ये अधिकारों को बनाए रखने का काम करें, उनको खंडित करने का काम ना करें। यह बात क्लियरली बोली गई है। और भारत में भीख मांगने पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्देश जारी किया है, प्रमुख निर्देश दिया है, कानून बनाया है। वो क्या है उस पर चर्चा करें तो सुरक्षा और संरक्षा, दो चीज, सुरक्षा और संरक्षा। महिलाओं और बच्चों को के बाल देखभाल, जो महिलाएं हैं बच्चे हैं उनके लिए बाल देखभाल, परामर्श और शिक्षा सहित अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उनको इस चीज में नहीं धकेला जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि बच्चों को भिक्षावर्ती गृहों में नहीं रखा जाएगा। उनको भिक्षावर्ती गृहों में नहीं रखा जाएगा तो कहां रखा जाएगा, तो उनको किशोर न्याय यानी कि बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत बाल कल्याण संस्थाओं में भेजा जाना चाहिए। उन्हें स्किल डेवलपमेंट कोर्स करवाए जाएंगे ताकि वो मेहनत करके आगे खा कमा सके। बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के तहत भारत के दायित्वों के अनुरूप है स्वास्थ्य एवं कल्याण, प्रवेश के 24 घंटों के भीतर अनिवार्य स्वास्थ्य जांच, भोजन में पोषण स्तर की निगरानी के लिए आहार विशेषज्ञों की नियुक्ति, बुनियादी ढांचों रख रखाव हर 2 साल में स्वतंत्र तृतीय पक्ष, बुनियादी ढांचे का ऑडिट किया जाएगा, भीड़ भाड़ रोकने के लिए सख्त अधिभोग सीमा, समाज में पुनः एकीकरण के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण यानी कि यूनिटाइजेशन लाने के लिए, सोशलिज्म में यूनिटाइजेशन लाने के लिए एक ट्रेनिंग दी जाएगी, एक प्रशिक्षण दिया जाएगा। किस प्रकार की चीज यहां पर रहेंगी। भारत में भीख मांगने से संबंधित कानूनी ढांचा क्या है उस पर हम चर्चा कर लें तो वर्तमान कानूनी ढांचा, भारत का संविधान संघ राज्य सरकारों और दोनों केंद्र सरकारों दोनों को समवर्ती सूची 3 प्रविष्ट 15 तहत आवारागर्दी भिक्षावर्ती रहित
खाना बदोश और प्रवासी जनजातियों पर कानून बनाने की सहमति देता है। यानी कि जो खाना बदोश मतलब घूमते फिरते हैं भोजन की तलाश में, नोमैड्स पीपल्स, और कुछ बाहरी जनजातियां हैं, उन पर कानून बनाने की सहमति दी है। भिक्षावृत्ति पर कोई केंद्रीय कानून नहीं है, कोई सेंट्रल कानून नहीं लाया जाएगा। इसके बजाय कई राज्य, जैसे कुछ केंद्र शासित प्रदेश लाइक एज बॉम्बे, लाइक एज जैसे कि बॉम्बे में भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1959 का पालन किया गया है या करते हैं, जो भिखारी को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं जो भीख मांगता है, बिक्री के लिए सामान पेश करता है या निराश्रित दिखाई देता है, उसको वो भिखारी समझते हैं। ठीक। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं न्यायिक रुख क्या रहेगा, न्यायिक रुख की बात कर ली जाए तो न्यायिक रुख में सरकार उसको किस प्रकार के नियम में बांधेगी। जैसे हर्षमंदर बनाम भारत संघ, हर्षमंदर बनाम भारत संघ 2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्या फैसला सुनाया, तो उसने फैसला सुनाया बॉम्बे अधिनियम से सम्मान के साथ जीने का अधिकार उसका उल्लंघन किया है, जो गरीबी को अपराधीकरण के किए बिना संबोधित करने का महत्व को रेखांकित करता है। यानी कि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के जीवन जीना या उसके गरीबी को अपराधीकरण की चीजें मानता है तो यह दंड रहेगा, क्योंकि उसको हम अपराध नहीं मान सकते। यानी कि अपराधीकरण किए बिना संबोधित करने का महत्व दिया है कि उसको अपराध नहीं माना जाएगा। 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से, जैसे सार्वजनिक स्थानों से भिखारियों को हटाने की जनहित याचिका को खारिज कर दिया था कि भाई पब्लिक प्लेसेस से इनको हटाने के लिए हम कभी भी ऑर्डर पास नहीं करेंगे, कभी भी निर्देश जारी नहीं करेंगे। वो अपना काम कर रहे हैं, कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें देना या ना देना आपकी मर्जी है, ये सरकार ने कहा। सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि भीख मांगना एक सामाजिक आर्थिक मुद्दा है, इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। ये भीख मांगने को प्रोत्साहित नहीं कर रहा है, लेकिन ये किसी के अधिकारों को भी नहीं छीन सकता, ये बात याद रखो। कुछ सरकारी प्रयास भी रहेंगे। सरकारी प्रयासों की बात की जाए तो जैसे स्माइल, स्माइल की अगर मैं बात करूं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2022 में शुरू की गई आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए सहायता करते हुए चिकित्सा देखभाल, शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण का प्रावधान करके उनको पुनर्वास प्रदान करने के लिए, किनको, भिखारियों को पुनर्वास प्रदान करने के लिए एक कानून पारित किया गया। उनको भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल डेवलपमेंट की जाएगी, इस प्रकार की चीजें यहां पर की जाएंगी। समाइन के अंतर्गत 970 व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया, जिनमें 352 बच्चे शामिल हैं। 2024 तक 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 4,13,670 भिखारी और आवारा लोग हैं। भिखारियों की सबसे अधिक संख्या पश्चिम बंगाल में है, जो कि सबसे आगे है। उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में इसका स्थान आता है। ठीक, ये चीजें यहां पर इंश्योर की गई, समन्वय किया गया इन चीजों का, ताकि इन चीजों के तहत ये कानूनी कार्रवाई की जा सके। अब बात आती है भारत में भीख मांगने में योगदान देने वाले कारक क्या हैं और समाज पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक टेबल मैंने दिखाई है आप लोगों के सामने, भीख मांगने में योगदान देने वाले कारक और समाज पर प्रभाव क्या रहेगा, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर मैं कारक बताऊं तो कारक है आर्थिक कठिनाई। कोई व्यक्ति गरीब होता है, मजबूर होता है, समय के हालात के आगे झुका हुआ होता है, वो ऐसा करने पर मजबूर है। आर्थिक कठिनाई इंसान को तोड़ देती है। आर्थिक कठिनाई बोले तो गरीबी, बेरोजगारी, प्रवासन लोगों को भीख मांगने पर मजबूर करते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, समाज इतने ताने दे देता है उसको, समाज ऐसी हालात में उसको इकट्ठा कर देता है
कि इंसान भीख मांगने पर मजबूर होता है। आप कहोगे सर समाज कैसे? तो कुछ समुदायों में जाति व्यवस्था होती है और वही जाति व्यवस्था आज भी भारत से समाप्त नहीं हुई है। वही जाति व्यवस्था लोगों को ऐसा करने पर मजबूर करती है। वंशानुगत व्यवसाय भीख मांगने में योगदान करते हैं। बोलते हैं कि तेरे तो दादा परदादा भीख मांगते थे, तू भी मांग ले। इस प्रकार के कटाक्ष इंसान को उस मजबूरी में धकेल देता है। उसको रोजगार नहीं दिया जाता, उसको तड़पता हुआ छोड़ दिया जाता है। तो इंसान इस हालात में करेगा, यही तो करता है। उसके अलावा शारीरिक मानसिक विकलांगता, समाज में कोई शारीरिक विकलांग हो जाता है, कोई मानसिक विकलांग हो जाता है, या कोई व्यक्ति अलग दर्जे का होता है, उसे लोग भीख मांगने पर मजबूर कर देते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को समाज ना इज्जत देता है, ना ऐसे व्यक्तियों को बराबर में जगह देता है। अब व्यक्ति करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। अब उनके पास कोई स्किल नहीं होती, कोई ऐसी चीज नहीं होती जिससे वो आगे बढ़ सके। अब उनके पास यही रास्ता बचता है। पुनर्वास और स्वास्थ्य देखभाल की कमी के कारण विकलांग व्यक्ति अक्सर भीख मांगने का सहारा लेते हैं। अब समाज पे इन चीजों का प्रभाव क्या पड़ता है, तो मैं आपको बता देता हूं। सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम, भीख मांगने वाले स्थानों में स्वास्थ्य की कमी होती है, इंसान बीमार पड़ सकता है, बीमारी के कारण उसकी जान जा सकती है, और समाज पर असर पड़ेगा क्योंकि वो बीमार रहेगा और पब्लिकली पैलेसिस पे बैठा रहेगा, तो आने जाने वाले भी उससे इन्फेक्ट होंगे, प्रभावित होंगे, जिससे संक्रमित होकर के बीमार हो सकते हैं। अपराध और शोषण की अगर मैं बात करूं तो संगठित भीख मांगने वाले गिरोह व्यक्तियों का शोषण करते हैं, जिसमें बाल तस्करी, जबरन श्रम शामिल हो जाता है। अब ऐसा व्यक्ति जो मजबूर है ऐसा जीने को, जिसकी हालात खस्ता हो चुकी है, ऐसे में या तो वो चोरी डकैती करेगा, या तो वो किसी किडनैपिंग के सहारा लेगा, वो गिरोह बन जाएगा और जबरन लोगों का शोषण करके वो अपनी भूख शांत करेगा। इस प्रकार से तो आपराधिक घटनाओं को भी ये जन्म दे सकते हैं। उसके अलावा पर्यटन और शहरी प्रभाव देखने पर भी प्रभाव पड़ेगा। कैसे? आक्रामक भीख मांगने में पर्यटन, सुरक्षा और शहरी स्थानों के बारे में सार्वजनिक धारणा प्रभावित होती है। कोई बाहर से लोग आएंगे, इस प्रकार से देखेंगे, हालात देखेंगे, तो वो उस कंट्री को बेरोजगारी के रूप में प्रेजेंट होते हुए दिखाते हैं। तो इसलिए लोगों की हालात जो है वो उन चीजों पर निर्भर करती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भीख मांगने के कारक में ही तो नाम आता है प्राकृतिक आपदाएं। कौन सा? प्राकृतिक आपदाएं। कुछ ऐसी घटना हो जाती हैं जो इंसान का सब कुछ समाप्त कर देती हैं, जैसे कि बाढ़ आ गई, सूखा हो गया, भूकंप के कारण गरीबी बढ़ जाती है और भीख मांगने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। मानवाधिकार का उल्लंघन समाज पर प्रभाव डालता है। भिखारियों को प्राय वैकल्पिक पुनर्वास में बिना भीख मांगने के विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है और गरीबी हाशिए पर पड़े लोगों को निशाना बनाया जाता है। तो ये एक मानवाधिकार का उल्लंघन जब होता है तो ये ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं, जिससे कि इसको आपराधिक घटना में उस आपराधिक घटना की श्रेणी में रखा जाता है। संगठित भीख मांगने वाले गिरोह, ये भी एक कारक है। ठीक है। मानव तस्कर और आपराधिक गिरोह कमजोर व्यक्तियों का शोषण करते हैं, जिसमें सहानुभूति प्रेरित दान के लिए शिशुओं को नशीला पदार्थ देना भी शामिल है। यह भी भीख मांगने का कारक है। कमजोर वर्ग के लोगों को इसी में भीख मांगने वाले लोग हैं या किसी प्रकार से भी कमजोर हैं, उनका शोषण करके या एक प्रकार से उनको नशीला पदार्थ देकर के बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है। कारण की अगर मैं बात करूं समाज पर प्रभाव की, तो सार्वजनिक सेवाओं पर बोझ, सार्वजनिक सेवाओं पर बोझ जो भी पब्लिकली सर्विस होती है उनके ऊपर ये दिक्कत क्रिएट होती है। कुपोषित भिखारियों के कारण स्वास्थ्य सेवा प्रणालियां और सार्वजनिक कल्याण संसाधनों पर दबाव पड़ता है, क्योंकि ये जब भी बीमार वगैरह होंगे, अब भाई 5 स्टार होटल में या कहीं और तो खाना खाते नहीं, ये फुटपाथ पे खाते हैं, जिससे बीमार हो सकते हैं। और ज्यादातर ये सहारा लेंगे तो प्राइवेट डॉक्टर का नहीं ले सकते, ये तो सरकारी हॉस्पिटल का ही लेंगे, तो सरकारी सुविधाओं का ही फायदा लेंगे ना। तो इससे क्या होता है, सरकारी सुविधाओं पर दबाव बनता है, सरकारी सुविधाओं पर दबाव पड़ता है। इसलिए सरकार इस चीज के लिए क्या कर रही है, सरकार इस चीज के लिए कुछ कानून और प्रावधान कर रही है। उन्हीं प्रावधानों के लिए हम बात कर रहे थे।
भारत में भीख मांगने की समस्या से निपटने के क्या दृष्टिकोण होने चाहिए, किस प्रकार से इस समस्या से निपटा जा सकता है, तो मैं आपको बता देता हूं। भारत में भीख मांगने की जो समस्या है उसके निवारण के बहुत सारे कारक हैं, जैसे आश्रमों का निर्माण, लोग वहां पर जाएं, अनाथ आश्रय हैं, जो भी चीजें हैं वहां पर आप आश्रय ले सकते हो, सरकार के द्वारा रैन बसेरा बनाया गया है। उसके अलावा कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट सरकार के लिए चलाया गया है, सरकार के द्वारा मनरेगा सरकार के द्वारा मजदूरी करने के लिए चीजें चलाई गई। प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार ने चलाई, लोगों को अपना घर देने के लिए, उसका फायदा उठा करके भीख मांगने से पीछा छूट सकता है। कल्याणकारी योजनाएं, इन्हीं योजनाओं के साथ एकीकरण के माध्यम से पुनर्वास को मजबूत करना, इन्हीं प्लानिंग्स को यूनिटाइज करके पुनर्वास, लोगों को घर में स्थापित करना, घर में रहने के लिए शामिल करना, उनको जागरूक करना कि भाई आप लोगों को यह घर दिया गया है। ठीक, उसके अलावा पुलिस, गैर सरकारी संगठन लाइक एज एनजीओ और बाल कल्याण संगठनों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत भीख मांगने वाले कार्टेल को खत्म करने के लिए तस्करी विरोधी कानून का सख्त प्रवर्तन करना, जो भीख की आड़ में तस्करी करते हैं उस चीज का प्रवर्तन करना, उस चीज में चेंजेस लेके आना। जो भी प्राइवेट एनजीओज हैं, गैर सरकारी संगठन हैं, ठीक, एनजीओ हैं और कल्याण संगठनों, इन दोनों के बीच में इंश्योर करके इन चीजों का सहारा लेके लोगों को उनके अंदर रख करके स्किल डेवलपमेंट की शिक्षा देना, पुलिस की मदद से ऐसे लोगों को ऐसे स्थानों तक पहुंचाना और तस्करों को रोकने का काम करना। इस प्रकार की चीजें सरकार ला करके भीख मांगने के समस्या से निपटान कर सकती है, उसका निराकरण कर सकती है। उसके अलावा जैसे मोबाइल क्लिनिक है, मोबाइल क्लिनिक के माध्यम से भिखारियों के लिए स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता की सुविधा में सुधार करना। छोटी छोटी गाड़ियां होती हैं क्लिनिक के तौर पे, ठीक है, और वो ऐसे लोगों की जांच पड़ताल करते रहती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में उन्हें शामिल करना, पब्लिकली जो भी स्वास्थ्य कार्यक्रम होंगे उनमें उनको इंश्योर करना। कलंक को कम करने के लिए सामाजिक जागरूकता, ऐसे कलंक को कम करने के लिए सोशल जागरूकता जरूरी है, समाज में जागरूकता जरूरी है, और समाज में एकीकरण को बढ़ावा देना कि वे सब मिलके यूनिटाइजेशन में काम करो, एकता को बढ़ावा देना। पुनर्वास में नागरिक समाज की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, ठीक, नागरिक समाज, सिविल समाज की एक प्रकार से भागीदारी रखना, इस प्रकार की चीजें यहां पर हो सकती है। तो ये चीजें इस प्रकार की चीजों का निराकरण कर सकती है। तो मैं यही कहूंगा कि भाई समाज में ऐसे व्यक्ति दिखाई देते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को कौशल विकास के तहत, स्किल डेवलपमेंट के तहत सरकार की योजनाओं के बारे में बताओ, और सरकार के द्वारा जो आवास योजना चलाई जा रही है उन लाभ के बारे में बताओ। हम ही इनको जागरूक कर सकते हैं और हम ही इन लोगों को ऐसी स्थिति से निकाल सकते हैं। तो जितना ज्यादा हो सके ऐसे लोगों को जागरूक किया करें और पैसे बिल्कुल ना दिया करें भीख में, ठीक है भैया। मैं यही कहूंगा, खाना खाता है तो खाना सबसे बड़ी चीज है, पानी सबसे बड़ी चीज है। आप उन्हें खाना खिला सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, और मजबूत हट्टा कट्टा दिखाई दे रहा है और फिर भी भीख मांग रहा है तो उसको काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, पैसे ना दे करके। छोटा बच्चा है उसको पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इंसानों को, कोई फीमेल है हट्टी कट्टी है, उसको बोल सकते हैं कि भाई आप सिलाई सीखिए, इस प्रकार की चीजें सीख करके आप काम कर सकते हो। तो मेहनत तो भैया करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कभी भी कुछ भी नहीं चलता। अगर आपको बिना मेहनत के सब कुछ चाहिए तो कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए मेहनत के साथ जिए और आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ आज की खबर से विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।